हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 18 जुलाई की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू। वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट आने का और मैं डेफिनेटली उनको देखती हूँ और जितना पॉसिबल हो पाता है रिप्लाई भी करती हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, फिर यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। जैसे कि अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो नीति आयोग का सीईओ होता है या नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनकी क्या रैंकिंग होती है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग होल्ड करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंकिंग होल्ड करते हैं या फिर सेक्रेटरी के पद पर होते हैं। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में फ्रेम किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे, तो आज बर्थ एनिवर्सरी है नेल्सन मंडेला जी की, इसलिए हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 जुलाई को। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1990 में, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंड 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया था क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई थी, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काम किया था। और हम सभी को पता है ह्यूमन राइट्स तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आपको हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में देखने को मिल जाएंगे। 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वकालत की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 1993 में। भारत रत्न दिया गया था 1990 में। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था 2009 में कि हर साल 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। और पहली बार 2010 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, जिसकी थीम क्या है? थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये अभी भी हमारे हाथ में है कि किस तरीके से हम गरीबी को और असमानता को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। डन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बैकग्राउंड को हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप एक डेट याद रख लो कि 2015 में एज अ थिंक टैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसने रिप्लेस किया था आपके प्लानिंग कमीशन को। That's it। ठीक, नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा उसे भी ध्यान रखेंगे। देखेंगे, सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स नीति आयोग एंड इंक्लूड यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम एनडीए अलाइज। यहाँ पर नीति आयोग ने वापस से अपना जो नीति आयोग के मेंबर होते हैं या उनकी जो कमिटी होती है उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करने का काम किया है। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे तो ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जिसमें आपको कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी मिलते हैं, इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज होते हैं इसमें, और फुल टाइम मेंबर होते हैं। फुल टाइम मेंबर होते हैं, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे सीईओ होते हैं, वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयरमैन रहेंगे और सुमन के बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ही रहेंगे। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? पीएम करते हैं। वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इनको जो रैंकिंग होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग पे वाइस चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंकिंग पर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंकिंग पे आपके फुल टाइम मेंबर होंगे और 4 यहाँ पे फुल टाइम मेंबर होते हैं। कौन कौन है वो 4 पर्सन जो कि फुल टाइम मेंबर हैं? तो वीके सारस्वत, जो कि इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, साइंटिस्ट हैं। अगले पर्सन है रमेश चंद्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर वीके पॉल, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं। अरविंद विरमानी, ये भी आपके अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पे 4 आपको फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे जो नीति आयोग में अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इनकी जो रैंकिंग है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की होती है। तो याद रखेंगे, जो वाइस चेयरमैन है वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग पे होते हैं, जो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंकिंग पे होते हैं। अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं।
वही है वीवीआर सुब्रमण्यम। तो वीवीआर सुब्रमण्यम आपको नीति आयोग के सीईओ देखने को मिलेंगे। सीईओ की अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इनको सेक्रेटरी, जो सचिव होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव, तो सेक्रेटरी की रैंक पे आपको सीईओ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम दो पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर किसी को बनाया नहीं गया है। अगर हम बात करते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर, तो मैक्सिमम 4 मेंबर एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट में से। देखो, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड निर्मला सीतारमण फाइनेंस। तो ये आपके एक्स ऑफिसो मेंबर है और मैक्सिमम इनकी संख्या 4 हो सकती है और जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब निर्मला सीतारमण जी से याद आ रहा है कि हलवा सेरेमनी हो चुकी है जो हमेशा होती है, और बस 23 जुलाई को बजट भी आने वाला है। तो बिल्कुल बजट के हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे यहीं पर, ठीक है, अपनी क्लास में। अब बात करते हैं स्पेशल इन्विटीज। तो हमें यहाँ पे जो स्पेशल इन्विटीज हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, हमको उन सबका नाम याद नहीं करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनका पोर्टफोलियो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि मैंने कैबिनेट मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो था वो आपके साथ डिस्कस किया था, स्टिल हम यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, हमेशा से वही देख रहे हैं वो। जेपी नड्डा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनको दिया गया है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे HD कुमारस्वामी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और स्टील दिया गया है। जितिन राम मांझी, वेरी इंपॉर्टेंट, MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय किसको मिला है? जितिन राम मांझी को देखने को मिला है। राजीव रंजन सिंह, जिनको हम लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिला है। वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर यहाँ पर अगला नाम आता है राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन। जुआल ओरम, ट्राइबल अफेयर्स। अन्नपूर्णा देवी एक इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। एंड राव इंद्रजीत सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सभी लोग अब नीति आयोग के मेंबर बन चुके हैं। तो हमें सारे मेंबर याद नहीं करने, मैं आपको बताती हूँ हमको क्या क्या याद करना चाहिए। सबसे पहले तो नीति आयोग की बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अगली बात हमें पता रखनी है कि चेयरमैन कौन है एंड वाइस चेयरमैन कौन है, और वाइस चेयरमैन किस रैंकिंग पे होते हैं। सीईओ कौन है, सीईओ की रैंकिंग क्या है। यहाँ पे जो फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है। ये 4 नाम तो आपको याद रखने चाहिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर कौन है या फिर कौन नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर, इनकी क्या रैंकिंग होती है ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्स ऑफिसो मेंबर है उनमें से कौन से मंत्री एक्स ऑफिसो मेंबर है। तो ये 4 लोगों के नाम अगेन आपको याद रखने, राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण। फिर यहाँ पे जो आपके स्पेशल इन्विटीज हैं, इनके आपको सभी के नाम याद नहीं रख रहे, लेकिन क्वेश्चन यार ये तो नया कैबिनेट है ना, नया कैबिनेट है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। वो पूछेगा बताइए मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग किसके पास है, तो चिराग पासवान। याद करो, मैंने याद करवाया था पकवान, 56 भोग पकवान। पकवान मतलब आपका खाना ना, तो फूड एंड प्रोसेसिंग, तो आपको बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, डन। अगर हम कंपोजिशन देखते हैं नीति आयोग का, तो नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग के मेंबर हैं। हमारे जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो भी नीति आयोग के मेंबर होते हैं। नीति आयोग एक तरीके से बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करने वाली संस्था है, जो कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैच्यूटरी है, क्योंकि ना ही संविधान में इसका चर्चा मिलता है, ना ही किसी एक्ट से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं और स्पेशल इन्विटीज आपको देखने को मिलेंगे। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट अगेन अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है। अगर आपको पता होगा, चलो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ पहले। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल जब सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या रखी गई थी वो 8 थी, 1 + 7। एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जजेस, तो टोटल 8 जजेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी। फिर समय समय पे जरूरत के हिसाब से हमने अमेंडमेंट किया और 2019 का जो अमेंडमेंट था उसके बाद हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया 34। 1 + 33, एक आपका CJI होगा और 33 आपके जजेस होंगे, तो आपका 34 फुल स्ट्रेंथ है आपके सुप्रीम कोर्ट की। और यहाँ पे 2 नए जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट वापस से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 विजिट करना होगा, और आर्टिकल 124, आर्टिकल 143 इतनी बार यहां से क्वेश्चन बना जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ये पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होता कि कभी न्यूज में ना हो, हमेशा न्यूज में होता है, वो कुछ ना कुछ वर्डिक्ट देते ही रहते हैं। अभी हम आर्टिकल 341 के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर जो 5 है या पार्ट नंबर जो 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में कितने पर्सन होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, इनका काम क्या होता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अभी जो 2 नए जज अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये क्लियरेंस दिया है। एक्चुअली कोलेजियम बनता है, कोलेजियम ही जजों को अनाउंस करते हैं कि हमने कोलेजियम बनाया और ये 2 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, और कोलेजियम का जो भी वर्डिक्ट या जो भी डिसीजन होता है उसको प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है, क्लियरेंस दे दिया है, और अपॉइंटमेंट की गई है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन, ठीक है। 2 जज आपको देखने को मिल रहा है, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, और ये मणिपुर से हैं, और मणिपुर से पहले पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। ओके, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट जज फ्रॉम द मणिपुर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहा है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इसके अलावा अभी ये कहां पर काम कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, ठीक है। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया है। वहीं अगर हम जस्टिस आर महादेवन के बारे में बात करें तो ये एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे थे मद्रास हाई कोर्ट में। खत्म, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, अब कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, अपॉइंटमेंट को डिस्कस करने से पहले ये देखो, ये टेलीग्राम की लिंक है, पूजा जैन CA 247। टेलीग्राम ज्वाइन करके जो करंट अफेयर्स की PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है जो अवेलेबल हो जाएगा आज आपको। सभी की सभी इंटरनेशनल न्यूज जनवरी से लेकर जून तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, कोई समिट हुई है, मीटिंग हुई है, या इंडिया किसी समिट को होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी बातें वहां पे मैंने डिस्कस की हुई है। तो आज आपको वो वीडियो मिल जाएगा, देखना नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप देखो यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है सूरीनाम, दिख रहा है। याद करो 2023 में जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर विजिट करने गई थी तो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था, जिसका नाम है ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार अलग अलग पेपर में, और हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हुआ क्या है। सुभाष प्रसाद गुप्ता, सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द सूरीनाम। तो सूरीनाम में भारत ने अपना नया दूत किसे बनाया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता को बनाया है। और ये सारी जो अपॉइंटमेंट होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करते हैं, और एस जयशंकर जी के पास फिलहाल ये मंत्रालय आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे जो विदेश सचिव हैं उनकी फाइनली नियुक्ति कर दी गई है, और नाम है इनका विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री इसके पहले चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं, विक्रम मिस्री म्यांमार के एम्बेसडर रह चुके हैं। इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर जब हमारे इंद्र कुमार गुजराल थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के समय ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और फिलहाल इनको बना दिया गया है फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। और ये हमारे डिप्टी NSA भी रहे हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो विक्रम मिस्री को नया फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव बनाया गया है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? विनय क्वात्रा को इन्होंने सक्सीड करने का काम किया है। इनका जो ऑफिस रहेगा या इनका जो टेन्योर रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा, जुलाई 2026 तक, जुलाई 2026 तक। डन। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं कुछ लिखना चाहती हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रही हूं कि ये 7 स्टार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो किसी सेट में आपके प्रिंट हो चुका है, छप चुका है, ठीक है, छपा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, और इनके टेन्योर को फर्दर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है बाय द कैबिनेट, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है।
CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR कहते हैं। और CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, और इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको CSIR देखने को मिलेगा। ठीक है, तो CSIR के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है एन कलाई सेल्वी, इनके टेन्योर को अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2022 से ये डायरेक्टर जनरल है, और ये पहली वीमेन, फर्स्ट महिला डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगी CSIR में, और इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको इनका नाम। पूरा नाम क्या है इनका? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये पूरा नाम, या एन कलाई सेल्वी भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा, भूलना नहीं है, ये वाला नाम नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को भोपाल गैस कांड तो पता हो गई। ठीक है, एक्चुअली इसको मतलब मजाक ही लेना, जब मैं ग्रेजुएशन मेरी भोपाल से है, ठीक है, तो मैं जब भोपाल में पढ़ती थी तो 2 दिसंबर को वहाँ पे क्या होता था, हॉलीडे होता था, कॉलेजेस बंद होते थे। तो उस समय तक मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हुआ क्या नहीं, बस ऐसा अपन ने बुक्स में पढ़ते ना, हाँ यार भोपाल में कोई कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी और काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती, इतनी ही बातें पता होती हैं। एक्चुअल सीरियसनेस तो अपन को पता नहीं होती जब तक अपन किसी चीज को देखे ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या हम देखते हैं कि इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन जो लोग इफेक्टेड होते हैं या जिनके पास आप रहते हो और आपका सराउंडिंग में वो लोग इफेक्ट है, तो आपको ज्यादा रियलिटी पता चलती है चीजों की। तो उस समय तक तो मेरे लिए बड़ा ही वो था कि अरे 2 तारीख आने वाली है और बस अब तो हॉलीडे होगा, छुट्टी होगी। तो पहले मैं उसको इस तरीके से लेती थी, पर धीरे धीरे मैं समझदार हो गई, अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल वैसे ही लेना कि जब हम बच्चे होते हैं तो कुछ समझते नहीं है, तो उस समय मैं बच्ची ही थी। ठीक है, चलो सो हम बात करेंगे भोपाल डिजास्टर के बारे में। और 2 और 3 दिसंबर 1984 बेसिकली मिडनाइट थी, इसलिए इसको 2 और 3 दिसंबर कंसिडर किया जाता है। 1984 में एक कंपनी थी भोपाल में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि आपके पेस्टिसाइड्स को बनाती थी, और यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज होती है 45 टन, और काफी सारे लोगों को की जान चली जाती है, और आज भी बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हैं क्योंकि जेनेटिकली चला आ रहा है। तो यहाँ पे 40 साल कंप्लीट हुए हैं, और उस समय एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इसको लाइव देखा था, कवर किया था, जिनका नाम है टिम वॉकर। एंड टिम वॉकर ने एक बुक यहाँ पे रिलीज की है, ठीक है, क्या है बुक का नाम? द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल। द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल टिम वॉकर की पुस्तक आपको देखने को मिलेगी, जो कि बेस्ड है भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। ओके डन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आइए अब हम बात करेंगे कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट पे। ठीक है, तो जब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर भी कर दो, एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ओके, IIT दिल्ली एंड प्रसार भारती होस्ट रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन इंडिया। तो DD रोबोकॉन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? IIT दिल्ली और प्रसार भारती मिलके ये 2 दिन का रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहां पर? त्यागराज स्टेडियम इन दिल्ली। स्टैटिक क्वेश्चन, त्यागराज स्टेडियम कहां पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, यहां पर 2 दिन का रोबोकॉन चैंपियन या रोबोकॉन कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द IIT दिल्ली एंड द प्रसार भारती, जिसमें 750 स्टूडेंट 45 कॉलेजेस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी विनर होगा, जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी, वो कहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी? तो आप देखेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में, जो कि वियतनाम में होगा। तो इस कंपटीशन में जो विनिंग टीम है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएगी, वियतनाम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है 3 अपोजिशन स्टेट से नो टू द PM श्री एंड सेंटर स्टॉप स्कूल स्कीम फंड। तो यहाँ पर PM श्री स्कीम न्यूज में है, तो हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लेते हैं। हुआ क्या है, यहाँ पर 3 स्टेट है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है एंड दिल्ली है।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमको पीएम श्री का पार्ट नहीं बनना है, आपकी जो स्कीम है हमको इसका पार्ट नहीं बनना। ये जो पीएम श्री स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है, 60:40 का। तो 60% अगर फंड देगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो 40% स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली ने कहा है कि हमको ज्वाइन नहीं करना है आपका पीएम श्री। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती थी उसको स्टॉप कर दिया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज स्टॉप फंड ऑफ द पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली अंडर द समग्र शिक्षा अभियान एज द 3 स्टेट हैव रिफ्यूज्ड पार्टिसिपेशन इन द पीएम श्री स्कूल। इसलिए आपको पीएम श्री स्कूल स्कीम जो है वो न्यूज में देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे 2 बातें डिस्कस करेंगे जो आपका स्टैटिक बनेगा। फिर आप ये मत कहिएगा ये क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि समग्र शिक्षा अभियान को कब लॉन्च किया गया। बस मैं बता रही हूँ 80% लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतनी पुरानी स्कीम थोड़ी ना पढ़ने बैठे हैं। हम जनरली क्या करते हैं, जो नई नई स्कीम आई है, नया कुछ लॉन्च हो गया, जैसे कि प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हो गई, तो हम नई नई स्कीम पढ़ते हैं। अगर पुरानी कोई स्कीम न्यूज में होती तो उसको जनरली हम स्किप ही कर देते हैं। तो डायरेक्टली यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान को कब लॉन्च किया गया, क्योंकि ये न्यूज में है। पीएम श्री स्कीम को कब लॉन्च किया गया ये भी आपको न्यूज में है। तो दोनों को हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पीएम श्री स्कीम। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। इसका पर्पस क्या है, 14,500 स्कूल्स, हमारे देश में जो 14,500 स्कूल है उनको अपग्रेड करना है, रिस्ट्रक्चर करना है विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए। ठीक है, मतलब मॉडर्न क्लासरूम के साथ आपको तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने कहा ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। 2022 में इसको अनाउंस किया गया था और इसकी ड्यूरेशन आप देखोगे 22-23 से 26-27 तक है। मतलब अभी ये स्कीम रन हो रही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो कोई भी स्कूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, आपके जो केवी स्कूल होते हैं मतलब केंद्रीय विद्यालय, वो सभी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें एक मॉडल स्कूल तैयार करना है जिसमें सारी फैसिलिटी विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्कूल में प्रोवाइड की जाए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी लैब्स हो, तो सारी चीजें इसमें हो, ये इसके की फीचर्स हैं। कॉस्ट शेयरिंग क्या होती है, तो 60:40 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पर ये रेशियो 90:10 का हो जाता है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे टारगेट कितना है, 14,500 स्कूल का रीडेवलपमेंट करना, ये आपकी पीएम श्री स्कीम है। क्लियर हो गया। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में या समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको हमने एक्सटेंशन दिया है। आप देखोगे 2021-22 से इसको 25-26 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अगेन ये स्कीम भी रनिंग है, 2025-26 तक ये स्कीम भी रन हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये फोकस करता है आपकी प्राइमरी क्लास से लेकर आपकी 12th क्लास तक। जो आपकी प्री प्राइमरी क्लास है उस वहां से लेकर सीनियर सेकेंडरी क्लास तक एक एजुकेशन कवरेज की बात करता है। अंडर द राइट टू एजुकेशन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है कि अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन हर एक बच्चे को प्रोवाइड करना, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर 12th लेवल तक, ये इसका पर्पस है। इसके अंदर 3 स्कीम को मर्ज करके समग्र शिक्षा स्कीम को लॉन्च किया गया है। 3 स्कीम कौन कौन सी थी, तो सर्व शिक्षा अभियान, वो स्कूल चले हम वाला, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम 2018 में। तो ये दोनों स्कीम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। न्यूज में क्या है, उत्तराखंड ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इंटीग्रेट विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो उत्तराखंड का एक पोर्टल है जिसका नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। उत्तराखंड में आप अगर देखो तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे यात्रा के लिए हर साल जाते हैं। अब इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, ठंड है, वेदर की कंडीशन का भी कुछ हिसाब नहीं रहता, और सीनियर सिटीजन भी जाते हैं। तो उनका मेडिकल रिकॉर्ड
हो, मतलब कि कोई सीनियर सिटीजन है, उसको अगर बीपी प्रॉब्लम हो गया है या हार्ट अटैक प्रॉब्लम तो नहीं है, पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तो एक डेटाबेस रेडी किया जाता है अंडर द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल और इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। इसका यह मतलब हो गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आपके पास एक आभा आईडी होती है और उस आभा आईडी, जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है ना, वैसे एक आभा आईडी होती है 14 डिजिट की। याद रखना, आभा आईडी 14 डिजिट की एक आईडी है, एक यूनिक आईडी होती है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर के साथ आपका क्या डिस्कशन चल रहा है, आपका क्या मेडिकेशन है, क्या दवाइयां चल रही हैं, कौन सी पास्ट बीमारियां हैं, तो सारा एक डिजिटल डेटाबेस होता है जिसमें अपलोड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं होती। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप बस वो आईडी दिखा दो, डॉक्टर वहां से सारी रिपोर्ट्स को स्टडी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल आईडी आपकी काम करती है, तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, नाउ इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका पर्पस क्या है, हेल्थ पैरामीटर को मॉनिटर करना, वो सारे यात्री जो 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, केवल 1 से 2 मिनट यहाँ पे आपको पोर्टल पे समय देना है और अपनी आभा आईडी जनरेट करनी है। आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो कि एक 14 डिजिट की यूनिक आईडी आपको दी जाएगी, स्पेशली सीनियर सिटीजन को फोकस करते हुए, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए बेसिकली इसको इंटीग्रेट किया गया है। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हमने लॉन्च किया था सितंबर 2021 में। 2021 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो यहाँ पे मेंशन है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब यहाँ पे 2 महीने पहले ही हमने डिस्कशन किया था एक और करंट अफेयर्स की न्यूज, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जनरेट 1 करोड़ टोकन थ्रू द आभा आईडी। ठीक है, आभा आईडी में क्या होता है, जैसे कि हेल्थ क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, तो उनके बाहर क्या होता है, आभा आईडी का आपका क्यूआर कोड लगा होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करके आप डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मतलब लंबा सा वेटिंग हॉल में लंबी सी लाइन में लग के आपको यहाँ पे अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये इसका फायदा होता है। तो इसी को बोला जा रहा है कि आभा आईडी से जो टोकन जनरेट किए हैं वो उत्तर प्रदेश टॉप पर चल रहा है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। जब उत्तराखंड की बात हो ही रही है तो उत्तराखंड ने पहला फर्स्ट एवर बर्ड गैलरी को लॉन्च किया है देहरादून में। ये गैलरी है, यहाँ पे कोई पक्षी वक्षी देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड का पहला बर्ड गैलरी देहरादून में सेटअप किया है। ठीक है, यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज रिपोर्ट की गई है इंडिया में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 710 स्पीसीज, मतलब 700 प्लस स्पीसीज आपको बर्ड्स की देखने को मिलती है उत्तराखंड में, जो कि 50% है हमारी कंट्री की टोटल बर्ड स्पीसीज का। ठीक है, और यहां पे आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रहा है। सो कर्नाटका कैबिनेट क्लियर बिल एंड मैंडेटिंग लोकल जॉब रिजर्वेशन। यहाँ पे जो लोकल या जो कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन है, जो यहाँ के कर्नाटका में बॉर्न हुए लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन के बारे में बात की गई है। तो कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री, फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024, इसको रिसेंटली पास किया गया है। इस बिल में क्या कहा गया है, तो इस बिल में कर्नाटका कैबिनेट ने क्लियर किया है कि आपको 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द मैनेजमेंट जॉब एंड द 75% रिजर्वेशन इन द नॉन मैनेजमेंट पोजीशन पे देना होगा लोकल लोगों को। ठीक है, मैनेजमेंट पोस्ट मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट हेड पोस्ट होती है, वो आपकी मैनेजमेंट कैटेगरी में आती है। तो इसमें लोकल लोगों को 50% रिजर्वेशन की बात की गई है। एंड जो आपके अदर नॉन मैनेजमेंट पोजीशन होती है, जैसे कि टेक्नीशियन है, टेक्निकल वर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, एटसेट्रा, इसमें आपको 70% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। अब यहाँ पे लोकल कैंडिडेट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो पहली चीज, तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका जन्म स्टेट ऑफ कर्नाटका में हुआ हो, तो वो आपका लोकल पर्सन कहलाएगा, जिसके पास कर्नाटका स्टेट का डोमिसाइल होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो कि 15 ईयर्स से कर्नाटका स्टेट में रह रहा है, 15 सालों से इसी राज्य में रह रहा है, तो वो भी यहाँ का लोकल कहलाएगा। आपको यहाँ पे
जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो लिखना, बोलना एंड पढ़ना आना चाहिए। आपने जब 12वीं पास की होगी, मतलब जब सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेशन है, तो उसमें आपकी लैंग्वेज कन्नड़ा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पे लोकल समझ के इसके जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है। ऐसा तो है नहीं यार, आपको पता है कि बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु भी तो कर्नाटका में आता है, यहाँ पर आईटी हब है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे लोग वहां से यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात भी मेंशन की गई है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या रखना है, कि जरूरी नहीं है कि 50% हम लोकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और 50% हमें टैलेंट कर्नाटका स्टेट में मिल जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, इनफैक्ट देशों से यहाँ पे लोग काम करने आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड किया गया है कि एटलीस्ट नॉट बिलो द 25%, 25% से कम तो चलेगा ही नहीं, नॉट बिलो द 25% फॉर द मैनेजमेंट पोस्ट एंड नॉट बिलो द 50% फॉर द नॉन मैनेजमेंट पोस्ट। यहाँ पे रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा, मतलब 25% से कम नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट पोस्ट में एंड 50% से कम नहीं होना चाहिए नॉन मैनेजमेंट पोस्ट में रिजर्वेशन लोकल कम्युनिटी का, लोकल पब्लिक का, जो कि कर्नाटका स्टेट से है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पे पेनाल्टी भी दी जाएगी, 10,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपए तक, 10,000 से 25,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। ये बात यहां पर बोली गई है। चलिए, अब अगला स्टैटिक क्वेश्चन है कि मार्शल आइलैंड कहां पर है। 4 ऑप्शन दे देगा वो, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा है वो तो बता देगा कि मार्शल आइलैंड आपको कहां पर मिलेगा। आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड जैसे कि पापुआ न्यू गिनी है, इसके अलावा आपको ये गुहाम आइलैंड है जो कि यूएसए का आइलैंड है, फिर तुबालू है, सोलोमन आइलैंड है एंड यहाँ पे मार्शल आइलैंड। तो मार्शल आइलैंड भी कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गई है। मजूरो यहाँ की कैपिटल है, डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, स्टैटिक हो गया। अभी न्यूज में क्यों है, इंडिया एंड मार्शल आइलैंड साइन एमओयू ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट मार्शल आइलैंड में इनको ग्रांट दे रही है और 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रन करेगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें सोशल एक्टिविटी, एजुकेशन, कम्युनिटी गैदरिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट टर्मिनल हम रेडी करेंगे। इसके अलावा कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर को तैयार किया जाएगा और कम्युनिटी सेंटर को बिल्ड किया जाएगा फॉर द सोशल एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट दे रही है, लोन नहीं दे रही है, ग्रांट दे रही है जिसको वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, और यहाँ पे मार्शल आइलैंड में हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिला। चलो, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया प्रोवाइड्स $2.5 मिलियन टू UNRWA टू हेल्प पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो यहाँ पे पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए $2.5 मिलियन का फंड अलॉट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम $5 मिलियन फंड देंगे 2024-25 में, तो उसी का पार्ट है कि हमने $2.5 मिलियन फंड को रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, UNRWA को ये फंड दिया है। बेसिकली ये जो कम्युनिटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिफ्यूजीज के लिए काम करता है। वो भी कौन से रिफ्यूजीज, जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज हैं जो अलग अलग कंट्री में सेटअप है, स्पेशली गाजा स्ट्रिप हो गया, आपका जॉर्डन एरिया हो गया, आसपास के देशों में ये लोग जाके सेट हो गए हैं। तो उनके हेल्थ केयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और अदर सर्विसेज के लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2.5 मिलियन रिसेंटली दिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्कर एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था 1949 में, मतलब 1949 में, टू हेल्प द पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। ठीक है, ये पूरा का पूरा वॉलंटरी नेचर में काम करता है, मतलब किसी भी कंट्री को मन है तो इन रिफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए वो यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप दोनों में देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। तो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ हुआ, कजाकिस्तान में हुआ। 35 नंबर का एडिशन था।
इंडिया से 4 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया तो चारों स्टूडेंट ने मेडल जीता है, 1 गोल्ड मेडल और 3 हमें सिल्वर मेडल मिले हैं। तो टोटल हमने 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 3 सिल्वर इन द इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जो कि कजाकिस्तान में हुआ था। 35वां संस्करण या 35th एडिशन था। हमें इन चारों स्टूडेंट के नाम याद नहीं रखने हैं, कोई नहीं पूछेगा, फिर भी बहुत मन है, कुछ तो पढ़ना है, तो आप एक नाम याद रख सकते हो, वेदांत सखरे। इन्हें गोल्ड मिला है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है। ठीक है, अगली बात करेंगे अस्मिता प्रोजेक्ट। तो 2 बातें आती हैं यहाँ पे, अस्मिता प्रोजेक्ट किसका है एंड अस्मिता प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रोजेक्ट है विच इज अस्मिता प्रोजेक्ट। एक्चुअली यूजीसी ने कई सारे 3 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला है अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट में 22,000 बुक्स को रेडी किया जाएगा 5 सालों में। 22,000 पुस्तकों को तैयार किया जाएगा 5 सालों में, वो भी 22 लैंग्वेजेस में। हमारी जो शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस है ना, उसमें 22,000 बुक्स को रेडी किया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ये आपका अस्मिता प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने बहुभाषा शब्दकोश को लॉन्च किया है और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर को लॉन्च किया है। तो ये 3 इनिशिएटिव यूजीसी ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अस्मिता। अस्मिता का मतलब है ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये अस्मिता का फुल फॉर्म है। आई नो एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, तो आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेज में नेक्स्ट 5 ईयर में रेडी करना है। ठीक है, इसके अलावा यूजीसी एंड भारतीय भाषा समिति, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड भारतीय भाषा समिति जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है, ये दोनों मिलकर अस्मिता प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। और क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुभाषा शब्दकोश, बहुभाषा मतलब मल्टी लैंग्वेज, शब्दकोश मतलब आपकी डिक्शनरी। तो कोई भी वर्ड है अगर आपके पास, तो आप उसको किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, जो 22 इंडियन लैंग्वेज में है, उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका पर्पस है। इसको कौन डेवलप कर रहा है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज विद द कोलैबोरेशन ऑफ भारतीय भाषा समिति इसको तैयार करने वाली है। अगर हम यूजीसी के बारे में बात करें तो 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द 1956 एक्ट। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट रोल्स आउट न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन इन द अफ्रीका। सो अफ्रीका में सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई हाई क्वालिटी की मलेरिया वैक्सीन को रोल आउट किया गया है, मतलब शुरू किया गया है इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M इस वैक्सीन का नाम है। WHO से अप्रूवल इसको लास्ट ईयर ही मिल गया था एंड पहली कंट्री थी कोटे दी आइवोरी। कोटे दी आइवोरी आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये पहली कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की जहां पे R21 मैट्रिक्स M को लॉन्च किया गया था। आपका ट्रायल बेसिस पे भी कह सकते हो आप, इसे रोल आउट किया गया था। मलेरिया की वैक्सीन आपको ये मिल जाएगी। किसने तैयार की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर इसको तैयार की है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम 25 मिलियन डोजेस हमारी कैपेसिटी है, मतलब हम एनुअली 100 मिलियन डोजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो R21 मलेरिया वैक्सीन है, इसको घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फैसो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी मान्यता दे दी है और ये भी अपनी कंट्री में वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट करने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदर पूनावाला आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है 7% फॉर 2024-25। एक्चुअली इन्होंने 20 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि 2024-25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहेगी, और अभी इसको चेंज करके बोलते हैं कि 7% रहेगी। कौन कह रहा है? ये IMF कह रहा है। सिमिलर अगर हम 2025-26 मतलब जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26 के लिए, IMF कहता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। मुझे पक्का यकीन है फ्यूचर में इसको भी रिवाइज किया जाएगा, पर फिलहाल के लिए यही फोरकास्ट किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली FY 2024-25 मतलब 2024-25 जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? 7.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू द RBI। तो RBI के अकॉर्डिंगली 7.2
और IMF के अकॉर्डिंग 7% आपको देखने को मिल जाएगी। IMF का हेडक्वार्टर आपको USA में देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन DC में, और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गई हैं, जिनका नाम क्या है, क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अक्टूबर 2016 में। क्या हुआ था इस दिन? तो 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और इंडिया ने कहा था कि हम रशिया से 4 नेवल वॉरशिप को परचेज करेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 की डायरेक्टली डिलीवरी होगी, मतलब रशिया से बनकर आएंगे और इंडिया में डिलीवर हो जाएंगे, और 2 वॉरशिप्स को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इस तरीके से 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ था। और हम जो 2 वॉरशिप्स को रेडी करेंगे, कौन करेगा इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये बात यहाँ पे कही गई थी। तो ये जो डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, ये जो 2 फ्रिगेट की या 2 आपके स्टेल्थ फ्रिगेट की या वॉर वेपन्स की, वॉर नेवल शिप की जो डायरेक्टली डिलीवर हो रही है, इसके लिए हमने $1 बिलियन पे किया हुआ है। ओके है, तो ये डिलीवर होने की डेट अनाउंस हो गई है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो पहली शिप है जिसका नाम है तुशिल। ठीक है, इसको सितंबर 2024 में डिलीवर किया जाएगा, मतलब कुछ महीनों बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी। एंड सेकेंड नंबर की शिप का नाम है तमाल, और ये कब होगी? ये फरवरी 2025 में इसकी डिलीवरी होगी। तो नाम याद रख लेना, डिलीवरी डेट याद रख लेना, 2016 का एग्रीमेंट था ये, खत्म। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन द फरीदाबाद। अब ये क्या कहानी है समझिएगा। सबसे पहली बात तो CEPI क्या है, इसको देखते हैं। इसका मतलब है कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये आपका CEPI है। इसकी स्थापना 2017 में की थी, मतलब इसका फॉर्मेशन 2017 में हुआ था दाओस स्विट्जरलैंड में। क्या करती है ये? फ्यूचर में जो भी एपिडेमिक या एंडेमिक जो बड़ी बीमारियां होने वाली हैं, जैसे कि आपका कोरोना वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, चिकनगुनिया का वायरस है, निफा वायरस, और अभी तो गुजरात में 4 डेथ हुई है चांदीपुर वायरस के कारण। तो फ्यूचर की जो बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीन डेवलप करने का काम कौन करता है? CEPI करता है। ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें अलग अलग वर्ल्ड के प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट प्लेयर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलके काम करते हैं और इनका मकसद है क्या? वैक्सीनेशन तैयार करना। ये है आपका CEPI। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं। CEPI की कई सारी लैब्स हैं जो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और USA में है, लेकिन एशिया में पहली लैब है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो छोड़िए, एशिया की पहली है और ओवरऑल 9th नंबर की लैब है। ओवरऑल CEPI की 9th लैब है और इंडिया की पहली है, एशिया की भी पहली है। कहां पर? फरीदाबाद में, इसलिए हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सो फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो BRICTHSTI, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये पहली लेबोरेटरी बन गई है हमारे एशिया की, हमारे इंडिया की, एंड द 9th इन द वर्ल्ड टू बी एक्रीडेटेड बाय द कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसको एक्रीडेशन मिला है CEPI से। फरीदाबाद की है। अगर आप पूरा नाम याद नहीं रख पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे पूरा नाम नहीं पूछ रहा, फरीदाबाद से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे मैत्री उद्यान, मतलब मैत्री गार्डन, फ्रेंडशिप गार्डन इनॉग्रेट किया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। कहां पर? पोर्ट लुइस, मॉरिशियस। अब इस कहानी को समझने से पहले अगेन एक मैप पे तो जाना ही पड़ेगा। मॉरिशियस कहां है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ये, और इंडियन ओशियन में आपको ये जो दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा अच्छे से बेचारा, ये इंडियन ओशियन में ये आपका मॉरिशियस है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है और पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। मॉरिशियन रुपया या रुपी यहाँ पे करेंसी चलती है, एंड प्रवीण कुमार जगन्नाथ आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये मॉरिशियस का ही आइलैंड है जिसका नाम है चागोस, और चागोस आइलैंड मॉरिशियस अपना पार्ट मानता है और यूके ने इस पे कब्जा करके रखा है। यूके कहता है कि हमारा है, मतलब एक तरीके से अगेन विवादित है। इंडियन ओशियन में है चागोस आइलैंड या चागोस द्वीप समूह आप बोल सकते हैं। ठीक है,
लोकेशन देख ली। चलो अब बात करते हैं। सो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द इंडिया मॉरिशियस मैत्री उद्यान इन द पोर्ट लुइस, और यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करने का काम किया गया है बाय द एस जयशंकर। इसके अलावा एस जयशंकर जी ने कहा है कि हम मॉरिशियस का सपोर्ट करते हैं। किस बारे में सपोर्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चागोस आइलैंड है, मॉरिशियस कहता है कि हमारा है, यूके कहता है हमारा है, क्योंकि यूके ने मॉरिशियस और चागोस आइलैंड को ऑक्यूपाई किया था 1810 में, 1810 में। तो इसमें मॉरिशियस क्लेम करता है चागोस में और इंडिया इसको सपोर्ट करता है, इसलिए आपको ये न्यूज में है। तो आपको ये सपोर्ट नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि चागोस आइलैंड किस ओशियन में है। ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी उठा के पूछता है स्टैटिक से, तो स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आर्टिकल 341, और ये आज की लास्ट न्यूज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट है उसे वो नोटिफाई करे, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी राइट्स नहीं है। समझ में आया? ये बात कही आर्टिकल 341 में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट हैज नो पावर टू अमेंड शेड्यूल कास्ट लिस्ट। हुआ क्या था, बिहार गवर्नमेंट का एक मामला था, 2015 में बिहार गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। यहां पर बिहार गवर्नमेंट मतलब बिहार में एक ट्राइब है, कम्युनिटी है जिसका नाम है तांती तंतवा कम्युनिटी। इसको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने नोटिफाई किया कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब इनकी कैटेगरी को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द आर्टिकल 341 कहा है कि यहाँ पे बिहार स्टेट या किसी भी राज्य को अथॉरिटी नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में चेंजेस करें। ना ही आप नई जातियों को जोड़ सकते हैं, ना ही एग्जिस्टिंग जातियों को आप ट्रांसफर करके दूसरी किसी जाति में डाल सकते, नहीं, आपके पास ऐसे राइट्स नहीं है इसमें चेंजेस करने के। ये है आर्टिकल नंबर 341। डन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सभी को पता है, हमने रिसेंटली डिस्कस किया 16 फाइनेंस कमीशन में एडवाइजरी काउंसिल को रेडी किया गया है, और इस एडवाइजरी काउंसिल में कन्वेनर कौन है? तो आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Recently, India signed an agreement with which country to implement 4 community development project? तो कहां पर किया गया है? मार्शल आइलैंड, अभी हमने मैप में देखा था, पैसिफिक ओशियन में। 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम, इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो इंडिया में हो रहा है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, European countries recently launched an initiative to develop long-range cruise missile with a range beyond 500 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज मिलके 500 किलोमीटर की रेंज से ऊपर वाली क्रूज मिसाइल को बना रही हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो साथ में मिलके ऐसा काम कर रही हैं, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली जो नेटो समिट हो रहा है ना वॉशिंगटन डीसी में, वहां पे इन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग सब मिलके क्रूज मिसाइल बनाएंगे। ठीक है, बना लो भाई। मतलब विच आईआईटी एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन डीडी रोबोकॉन? तो आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन मैं इसके लिए कहूंगी कि 5 स्टार क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्टा मेट्सोला के बारे में। रॉबर्टा मेट्सोला हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर द सेकेंड टर्म। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? तो सेकेंड टर्म के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात नहीं हो रही है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरोपियन पार्लियामेंट होती है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, गलत करके मत आना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। ठीक है, माल्टा से बिलोंग करती है रॉबर्टा मेट्सोला, और इनको यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए बनाया गया है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको। देखो, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। फाउंडर आपको यूरोप की कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग देखने को मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और प्रेजेंटली 27 मेंबर नेशन यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। अब यहाँ पे देखो, एक यूरोपियन काउंसिल होती है, एक यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं, और एक पार्लियामेंट होती है। तीनों अलग अलग बातें हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है? तो आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट अभी इनको बनाया गया है, ठीक है, जो कि माल्टा से है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महारेरा। रेरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। महाराष्ट्र के
चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज सुनिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। डन इतनी चीजें। सो आज के लिए इतना ही, काफी सारी न्यूज हो गई हैं, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।